नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं BCW परिवार में। जैसा कि हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, आज हमारा AEDU का ये सेकंड वाला जो प्रैक्टिस सेट है, FLT है, इस पे आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से और भी इस क्वेश्चंस के रहते रहते और भी कैसे फैक्ट इसमें जुड़ेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आप जल्दी से एक पेन ले लें और एक कॉपी ले लें। कॉपी ना भी लें तो एक सीट ले लें, जिसमें आप क्या करें, कम से कम नोट डाउन करते चलें। जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, जो आपको आ रही हैं उनको आप देख के रिवाइज करें, जो आपको नहीं आ रही हैं आप उनको नोट डाउन करते चलें। क्योंकि हमारा ये नोट डाउन करने की जो मतलब परंपरा है, ये नोट डाउन करने का ये जो सिस्टम है, ये चीज़ों को याद कराने में ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। तो बिना लेट किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, रोहित सर का ये करंट अफेयर का ये कोर्स है, जिसको आप अगर लेते हैं तो आपके 80 to 90% क्वेश्चंस आपके उसी मतलब करंट अफेयर से ही आएंगे। हालांकि 100% कहना तो हमेशा कम होता है, लेकिन 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इसी करंट अफेयर से मिलेगा, क्योंकि वेल रिसर्च्ड आपको ये करंट अफेयर मिलेगा, जहाँ पे कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। आप जो पढ़ेंगे वो आपके एग्जामिनेशंस के लिए ही होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे बिना लेट किए हुए। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन कैमरा एंड माइक्रोस्कोप फॉर फोकसिंग लाइट। अब देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कैमरे और सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के लेंस की का उपयोग किया जाता है। कॉनकेव, कॉन्वेक्स। देखिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कॉनकेव कुछ ऐसा होता है, कॉन्वेक्स कुछ ऐसा होता है। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। ये उत्तल हो गया और ये क्या हो गया, ये अवतल हो गया। तो आपको पता होना चाहिए किस लेंस की बात हो रही है यहाँ पे, किस लेंस की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब जब केव जैसा बन जाए तो कॉनकेव, जब केव जैसा अगर बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कॉनकेव। और जब जब उभरा हुआ होता है तो उसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो कैमरा है या माइक्रोस्कोप है, कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या ह्यूमन आई, इन सब में क्या होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये क्या करता है, ये दूर से कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का काम ही यही है। अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो इसका काम ही यही है कि ये दूर से जो लाइट आ रही है वो कितने भी दूर से है, वो उनको क्या करता है, एक क्या करता है, एक जगह लाके इकट्ठा कर देता है। तो ये जहां पे आके मिल जाती है, यहीं से हम किसी वस्तु को, किसी भी मतलब किसी भी प्रोडक्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। अगर क्लियरली देख सकते हैं। आप सोचिए कि क्या होता है, कैमरा में भी यही होता है। कैमरा में कैमरे की उपयोगिता उतनी अच्छी नहीं होती है, मतलब कैमरे पे निर्भर नहीं करती है ये बात कि आपकी फोटो कैसे आएगी, लेंस पे करती है। लेंस जो होता है वो क्या करता है, प्रकाश को समायोजित करता है, वो एडजस्ट करता है, वो लाइट एडजस्टमेंट करता है। और एक जगह उसके जो यहाँ पे जो सेंसर पाया जाता है, सेंसर के पास वो कैमरे का जो सेंसर पाया जाता है, वहां पे वो क्या करती है, वो लाइट को ले आके एक जगह क्या करती है, मिला देती है। जिससे क्या होता है, वहां से हम उस चीज की छवि बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। अगर लेंस ना हो तो आप किसी चीज की अगर फोटो लेते हैं तो क्या होगा, वहां पे वो प्रकाश जैसा कुछ दिखाई देगा और स्पष्ट नहीं होगा। तो वो क्या है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। जिससे क्या होता है, कैमरे, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, ह्यूमन आई में भी क्या है, ये एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, इन सारी चीजों को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड यूनिट। अब देखिए, यहां पे बताना है आपको डिराइव्ड यूनिट क्या है। देखिए, मैंने आपको बता दिया था, पहले क्या था, एमकेएस पद्धति था, सीजीएम पद्धति था, एफपीएस पद्धति था, लास्ट में एसआई यूनिट आया। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कब आया? 1960 के आसपास, जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ? एक्सेप्टेंस मिला, एक्सेप्टेंस मिला। अब इसके बाद क्या हुआ? इसमें कुल 7 ऐसे यूनिट्स हैं जिनको क्या किया गया है, इसमें समाहित किया गया था, जिसमें से क्या थी? लेंथ थी, मास था, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, ये तो मेन हो गया, ये सब में है, ये सब में है। उसके बाद इसमें क्या क्या आ गया? जैसे आप अगर केल्विन की बात करें तो टेम्परेचर भी इसी में है, इलेक्ट्रिसिटी भी इसी में है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी इसी में है, इलेक्ट्रिक करंट भी इसी में है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट भी इसी में है। कुल 7 ऐसे थे जिनको इसमें क्या, और फिर क्या, जैसे पदार्थ की मात्रा की बात करें, पदार्थ की मात्रा भी इसी में है, जिसकी यूनिट क्या होती है? मोल होती है। फिर और बात करें तो ल्यूमिनस की बातें इधर, ल्यूमिनस की भी बात की जाती है, मतलब ज्योति तीव्रता की भी बात की जाती है, जिसको कैंडिला से हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, मतलब उस मेजर करते हैं। कैंडिला, सेकेंड, केल्विन। न्यूटन जो है, न्यूटन, न्यूटन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, न्यूटन नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, केजी इंटू एम प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये नहीं दिया हुआ है, ये न्यूटन है। ये किसका किसकी एसआई यूनिट है? तो ये फोर्स की है। तो ये कैसी? ये डेराइव यूनिट है, व्युत्पन्न मात्रक है। कैसा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक कहने का मतलब जो जो 7+2 जो उसके रेडियन और स्टे रेडियन है, उसके अलावा जो मात्रक है वो उनसे बन के जो मिले हैं, मतलब उनसे मिलके ही जो बने हुए हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया? न्यूटन हो गया। अब जैसे आप एरिया की बात करें तो एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर। तो क्या हो गया? ये तो बन के मिल रहा है, ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे न्यूटन इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था दाब के बारे में, अगर दाब के बारे में बात करें और पृष्ठ तनाव के बारे में, ठीक है, पृष्ठ तनाव के बारे में, पृष्ठ तनाव का भी पूछ लिया जाता है तो न्यूटन मीटर होगा। लेकिन जब दाब की बात करें तो क्या होगा? न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या है दाब में? क्या है? ये 3 यूनिट है, ये 3D यूनिट है, और ये क्या है? ये 2D यूनिट है। तो यहाँ पे इसी चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर रहेगा पृष्ठ तनाव, और दाब रहेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं। What is the bending of a wave when it pass from the one medium to another medium? जब तरंग का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तरंग, मतलब एक तरीके से प्रकाश ले लें या किसी तरंग को ले लें, प्रकाश भी एक तरंग है, एक वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बात जब कर लेते हैं वेव की, तो क्या होता है? विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और अवरोधन। देखिए, इन तीनों के बारे में जिन्होंने अध्ययन किया था, पहले तो सबने अलग अलग भी अध्ययन किया, लेकिन एक थे क्रिस्टोफर हाइगेंस, ह्यूगेंस। इनको हाइगेंस भी कहते हैं, ह्यूगेंस भी कहते हैं, ठीक है, और कभी कभी ह्यूजेंस भी कह देते हैं। क्या? ह्यूजेंस भी कह देते हैं। इन्होंने खोज की थी किसकी? विवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन की। इन्होंने खोज की थी विवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन की। जब बात करें अपवर्तन की, जब अपवर्तन की बात करें तो स्नेल, स्नेल का रूल है अपवर्तन का, ठीक है, आप हमेशा याद रखें, स्नेल का रूल है अपवर्तन का। विवर्तन और परावर्तन के बारे में सबसे अच्छे से समझाया था ह्यूगेंस ने। इन्होंने बताया था कि जब किसी एक बिंदु से यहां से प्रकाश निकलती है तो वो ऐसे फैलती है, ऐसे फैलती है, ठीक है, व्यतिकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो ये जो डिफ्रैक्शन की बात यहाँ पे हो रही है, प्रकाश निकलता है तो वो फैलता है, फैलने की घटना, यहाँ पे मुड़ने की घटना पूछ रहा है, फैलने की घटना डिफ्रैक्शन कहलाती है, तो ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। परावर्तन की बात करें तो परावर्तन का मतलब होता है कि मान लीजिए ये कोई सतह है, ये कोई सतह, मान लीजिए कोई ये मिरर है, यहाँ पे कोई लाइट जाती है तो यहाँ से फिर टकरा के दूसरे साइड चली जाती है। अगर आपने यहाँ पे टॉर्च जलाया तो मिरर पे जाने के बाद वो इस तरफ चली जाएगी, उतना ही कि जितना इधर पे एंगल था उतना एंगल बनाते हुए। तो बात ये है कि ये परावर्तन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये भी नहीं होगा। प्रकाश का अवरोधन, अवरोधन का मतलब है प्रकाश का रुक जाना, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट तो होगा नहीं, ये भी गलत है। होगा क्या हमारा? अपवर्तन, मतलब मुड़ जाना। मैंने आपको बताया है कि मीडियम से जब जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है कौन सा, लाइट या कोई वेव, तो क्या होता है? वो हल्का सा विक्षेपित हो जाता है, या क्या होता है? मुड़ जाता है, वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा बेंड हो जाता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? अपवर्तन कह रहे हैं उसको, ठीक है। स्नेल ने इस रूल को बताया था, स्नेल ने इस रूल को बताया था, बाद में ह्यूगेंस ने इसको क्या किया था? प्रूव भी किया था। आगे चलते हैं। The chance in focal length of an eye lens is caused by the action
ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे बताना है आपको नेत्र लेंस का की जो फोकस दूरी है उसमें परिवर्तन निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण होती है, मतलब चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके कारण होती है। तो मैंने आपको पपिल्स के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए ये आंख है आपकी, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पपिल्स है ये कुछ ऐसी घटना होती है वहां पे, कुछ ऐसी घटना होती है, आप ऐसे समझिए, अगर इसकी बात करें तो ये कुछ ये है, ठीक है ये है, लेकिन ये अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ पे है कुछ ऐसा, तो ये पपिल जो है ये क्या करता है, ये सिकुड़ता है और फैलता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये कंट्रैक्ट करता है फिर डायलेट करता है, तो ये सिकुड़ता और फैलता है जिसकी वजह से यहाँ से क्या होती है, जो लाइट आती है उसको हम कंट्रोल करते हैं, तो वो पपिल का काम है, लेकिन वो फोकस दूरी को परिवर्तित नहीं करता है, तो ये नहीं होगा। रेटिना का काम क्या होता है, रेटिना का काम ये होता है कि यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो मतलब इमेज बन रही है उसके उसके सेंस, मतलब उसके सेंस को, उसके सिग्नल को ब्रेन तक भेजना, ब्रेन तक भेजना किसके द्वारा, जो हमारी नर्व है, नर्व सिस्टम के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं जिससे वो पहचानता है, ठीक है, तो रेटिना का भी काम नहीं होगा। अब जो सिलियरी पेशियां हैं, जो सिलियरी पेशियां होती हैं, यहाँ पे एक लगी हुई पेशी होती है, ठीक है, पेशी होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सी ये पेशी है, ये है सिलियरी पेशी, मतलब सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स जो होती है वो क्या करती है, ये एक लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसको सिलेवरी क्या करती है, मसल्स क्या करती है, इसको एडजस्ट करती है, लाइट को आने की, मतलब लाइट को एडजस्ट करती है, जिससे क्या होता है, फोकस दूरी में परिवर्तन होता है, कभी ये यहाँ बनती है, कभी यहाँ बनती है, तो आगे से जो लाइट आ रही है उसको क्या करती है, यहाँ पे लाके वो फोकस उसको एडजस्ट करके एक जगह उसकी इमेज बनाने का काम कौन करती है, सिलेरी पेशिया करती है, ठीक है। अब अगर आइरिस की बात करें तो आइरिस क्या होती है, आइरिस यही है, ये जो आपको व्हाइट वाला दिख रहा है इसी को आइरिस कहते हैं, और यहाँ पे ये है आइरिस, ये दोनों क्या है, आइरिस, ठीक है, आइरिस है, परितारिका इसको कहते हैं, आइरिस परितारिका इसी को कहते हैं, जिसका काम क्या है, जो कि लाइट को क्या करती है, अच्छे से पहचानने का, देखने का, समझने का क्या करती है, काम करती है आइरिस, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या है, सिलेरी मसल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो नोन एज, हीटिंग इफेक्ट, देखिए ये करंट, अगर आप बात करें हीटिंग इफेक्ट का, तो ये किस रूल से रिलेटेड है, ओम लॉ, फैराडे, जूल्स और लेंज, आइए देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर है, इसमें से एक कोई करंट पास हो रही है, आपने देखा होगा कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो वायर थोड़ा सा गर्म हो जाता है, वायर क्या होता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, उसी को तापी प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि वो किससे रिलेटेड है, तो देखिए ओम का रूल किससे रिलेटेड है, ये तो V इक्वल टू आई आर है, ये वोल्ट और करंट के रिलेशन को बताता है। फैराडे का रूल क्या है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट को बताते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन को बताते हैं, इंडक्शन को बताते हैं। लेंज का रूल क्या कहता है, ये करंट के डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, मैग्नेटिक करंट के डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, डायरेक्शन को बताता है। लेकिन जो जूल्स का नियम है, जूल्स का जो नियम है वो क्या बताता है, वो बताता है, क्या वो हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, जो करंट इसमें से जा रही है, मान लीजिए ये करंट आई जा रही है, तो आई स्क्वायर आर टी, यही हीटिंग इफेक्ट है, यही हीटिंग इफेक्ट है। इसका जो रेजिस्टेंस होगा, आज समझ लीजिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है, ठीक है, और इस पे जो तापमान है वो टी है, तो यहाँ पे अगर आप इसका हीटिंग इफेक्ट जानना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो ये किसका नियम है, ये है जूल्स का नियम, ठीक है, जूल्स लॉ है ये, ठीक है। आप समझ गए होंगे तापी प्रभाव क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक करंट से जब इलेक्ट्रिक वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट जाती है तो क्या होती है, वो हल्का सा गर्म हो जाती है, तो इसी को गर्म होने की घटना को ही किससे जोड़ा गया है, जूल के नियम से जोड़ा गया है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक जनरेटर, देखिए 19th सेंचुरी में माइकल फेराडे
फैराडे ने क्या किया था, एक सिद्धांत दिया था जिसमें क्या था, पहले तो कुछ लोगों ने बताया था, कुछ कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बताया था कि मैग्नेट्स मतलब इन्हें पहले बताया गया था कि इलेक्ट्रिक करंट में पहले बताया गया था कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। मैग्नेटिक, अगर इलेक्ट्रिक करंट के पास वो मैग्नेट ले गए थे तो उन्होंने देखा था कि कुछ ना कुछ विक्षेपण हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ रहा है, तो उन्होंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो 19th सेंचुरी में माइकल फैराडे ने क्या किया था, इन्हीं को फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल साइंस भी कहते हैं। मैग्नेटिक मैग्नेटिक मैग्नेट को ये किसके पास ले गए थे, ये ले गए मैग्नेट को एक, मैं दिखाता हूं यहाँ पे एक फिगर बना देता हूं। मान लीजिए ये कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल लिया इन्होंने, और कॉइल को लेने के बाद इन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट जिसपे नॉर्थ एंड साउथ पोल था, इस पे से क्या हो रही थी, ये एक्टिवेट मैग्नेट था। ऐसे में क्या हो रही थी, ये जो यहाँ पे मैग्नेट को इसके संपर्क में जब लाया गया तो इसको इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, और जब जोड़ा इन्होंने तो देखा जैसे ही मैग्नेट के इफेक्ट में ये कॉइल आ रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो इन्होंने ही बताया कि क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो और ये इसी प्रिंसिपल पे कोई भी दुनिया का कोई भी मोटर, जनरेटर इसी पे वर्क करता है। आपके मिक्सर से लेके अभी तक की जितनी भी मशीनें हैं, स्टेप मोटर, जितनी मोटर हैं, जितने भी जनरेटर हैं, सब इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इसके पहले लोग क्या करते थे, बैटरी को यूज करते थे इलेक्ट्रिक कंजप्शन के लिए। किसका यूज करते थे, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, एक मतलब नई क्रांति, एक नया रिवोल्यूशन आया, जिसमें क्या हुआ, अब मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मोटर और जनरेटर का यूज होने लग गया। तो ये किससे रिलेटेड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। और यही म्यूचुअल इंडक्शन होता है कहाँ, ट्रांसफार्मर में। मैंने आपको बताया है ट्रांसफार्मर में, इनसाइड अ बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम, ये क्या होती है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जाती है। ठीक है, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ जाती है, ठीक है। ठीक है, तो ये साउथ टू नॉर्थ जाती है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट इसको, ठीक है। एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू व्हाट। अब देखिए, जब बात करते हैं हम सेम, तो आप सभी को पता है ये वाली जो 17th ग्रुप अगर हम ले लें, तो 17th ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा है, इसीलिए ले रहे हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इस 17th सीरीज को हम लेते हैं तो इन सब की वैलेंसी वन है, मतलब कि इन सभी के क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, बाहर हैं। मतलब अगर इसकी बात करें, एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इनका वैलेंसी वन है। अब अगर इनकी वैलेंसी वन है तो क्या होगा, ये सब एक ग्रुप में रखे जाएंगे, क्योंकि वैलेंसी के आधार पे ही किसी को क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप में रखते हैं। तो समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन वाले या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वाले किस में रखे जाते हैं, वो समान वर्ग में रखे जाते हैं, वो क्या रखे जाते हैं, सेम ग्रुप में रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये 17th ग्रुप है और ये 17th ग्रुप में ये सारे रखे गए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं इस बात को।
वाई डू कोवेलेंट कंपाउंड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करती? सबसे पहली बात तो ये है, अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही है तो उसका सबसे पहला कारण ये होगा कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। सबसे पहला कारण यही होगा कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अगर वो नहीं है तो कंडक्टर वो नहीं होगा। जैसे ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में दो फ्री कंडक्टर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। अब यहां की बात कर लें, सहसंयोजक यौगिक विद्युत का चालन क्यों नहीं करते, तो आइए देखते हैं। दे डू नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस। पहले इसको हम ले लेते हैं, इस पे विचार करते हैं, उसके बाद अगला देखते हैं। दे डिजॉल्व इन वाटर, तो पानी में घुलने की वजह से इनकी कंडक्टिविटी नहीं प्रभावित होगी। दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट विल नॉट गोइंग टू इफेक्ट टू द कंडक्टिविटी। दे हैव वीक बॉन्ड, तो दुर्लभ बंध होते हैं इसकी वजह से, मतलब सम हाउ वी कैन थॉट अबाउट द सेम, मतलब वीक बॉन्ड की वजह से, लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है, दे डू नॉट हैव free electrons or ions, that's why they are not a good conductor of electricity or not a conductor of electricity। तो हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। what happens when a carbon compound burn with yellow sooty flame? अब देखिए यहीं पे क्या होता है जब एक कार्बन यौगिक में पीली काली वाली लौ के साथ जलती है। अब देखिए एक बात, आपके घर में गैस होगी, ठीक है, जो डोमेस्टिक गैस है, आप वहां अगर जाते हैं तो क्या होता है, वो जलती है। जब वो क्या होती है, उसमें संतृप्त कार्बन होते हैं। जब उसमें संतृप्त कार्बन होते हैं तब तक तो वो नीले नीले रंग की जलती है, ठीक है, नीले रंग की, ब्लू कलर की और एकदम एकदम क्लियर जलती है। तो क्या होता है, ऐसे में कार्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, संतृप्त होते हैं, मतलब एक तरीके से सेचुरेटेड होते हैं। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या करते हैं, इसको एक क्लियर फ्लेम देते हैं, जो कि येलो नहीं होती, वो नीली होती है, ब्लू होती है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि सेचुरेटेड हाइड्रो की वजह से क्लियर फ्लेम मिलता है। इट अंडरगो कंप्लीट कंबस्जन, देखिए इसमें कंप्लीट कंबस्जन तो ब्लू वाले में होता है, इसी वजह से तो इसमें क्लियर गैस मिलती है, क्लियर फ्लेम मिलती है। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबस्जन होता है। अब इट कंटेन्स मोर कार्बन अंडरगो इनकम्प्लीट कंबस्जन, इट कंटेन्स मोर ऑक्सीजन, देखिए इसमें ऑक्सीजन कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, येलो जलता है। इसका बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, इट कंटेन्स मोर कार्बन एंड अंडरगोज इनकम्प्लीट कंबस्जन। इसी में क्या होता है, ये अनसेचुरेटेड 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 हाइड्रोकार्बन्स इसमें होते हैं। और जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहे जाएं तो आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में सोचा करिए, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये किससे रिलेटेड है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशनल रिएक्शन? हाइड्रोकार्बन कब, मतलब योगात्मक अभिक्रियाएं करते हैं, आइए देख लेते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल नेवर गोइंग टू कीप एनी रिएक्शन, तो मतलब कहने का मतलब पहले से ही वो सेचुरेट है, तो वो रिएक्शन ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिएक्शंस करते हैं, जैसे कि वो क्लोरीन से भी मिल जाएंगे, वो फ्लोरीन से भी मिल जाएंगे, तो वहां पे एल्डिहाइड एल्कीन वगैरह वगैरह बनाने लग जाएंगे डबल ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो वो कैसे कार्बन होते हैं, वो असंतृप्त होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कभी भी क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन युगात्मक अभिक्रियाएं नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर करते हैं, एक्सेप्शनल करते भी हैं, तो भी उनको उनसे ज्यादा अपेक्षा कौन करता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन करता है, इसलिए हमारा बी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। फाइबर आर पॉलीमर्स दैट हैव, अब देखिए यहां पे पूछ रहा है फाइबर्स क्या हैं, कौन से पॉलीमर हैं जिनमें होता है हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, लो ड्यूरेबिलिटी, लो थर्मल रेजिस्टेंस, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखिए जो अगर फाइबर की बात करें तो फाइबर क्या होता है, फाइबर आप ऐसे समझिए, ये कोई कंपाउंड है,
इसी कंपाउंड को बार बार इसमें जोड़ते चले जाएं, ठीक है, अगर इसी कंपाउंड को बार बार, ये नाइलॉन से रिलेटेड है, अगर इसी कंपाउंड को बार बार इसी में जोड़ते चले जाएं तो वहां पे क्या होगा, वो नाइलॉन एक बहुलक बन जाएगा, एक पॉलीमर बन जाएगा। इसी पॉलीमर की बात यहाँ पे हो रही है। ये कैसा होगा, ये खींचते हैं, जैसे आप किसी पॉलीथीन को अगर देखते हैं तो वो खींचता है, ठीक है, फाइबर क्या होता है, वो खींचता है, खींचता है मतलब उसमें क्या होती है, तन्यता होती है, तो उच्च तन्यता क्षमता मतलब टेंसिल टेंसिल स्ट्रेंथ होती है इसमें, ठीक है। The process of heating natural rubber with sulfur to improve its properties called, क्या कहलाती है, ये वल्कनाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, वल्कनाइजेशन कहलाती है, ठीक है। अब पॉलीमराइजेशन और कॉपी कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही अवयव को बार बार जोड़ के एक बहुलक बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसमें से कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो बार बार जुड़ के एक बहुलक बनाते हैं, लेकिन उस बहुलक में किसी की मात्रा कम और किसी की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। जल अपघटन की बात करें तो जल अपघटन वो है जो जल की वजह से क्या करें, किसी को अशुद्ध कर रहे हैं या किसी अवयव को अलग कर रहे हैं, उसी को जल अपघटन कहते हैं, ठीक है। Which of the following is used for purpose of bleaching cloths? अब ब्लीचिंग क्लॉथ्स क्यों किया जाता है और विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, किसको यूज किया जाता है, आइए देखते हैं। जब ब्लीचिंग की बात होती है, किसको विरंजित करने के लिए उपयोग किसका किया जाता है, देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन टेट्राक्लोराइड और इसमें से कोई नहीं। जो H2O2 होता है, क्या H2O2 जो होता है पराक्साइड, H2O2 है पराक्साइड, ये क्या करता है, मान लीजिए आपका ये कोई कपड़ा है और इसमें कोई रेड कलर का ये क्या लग गया है, यहाँ पे दाग लग गया है, ठीक है, स्पॉट आ गया है। अभी इसको हटाने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, यहाँ पे यूज किया जाएगा H2O2 का, H2O2 का। H2O2 क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और यहाँ पे H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन, ठीक है, O में क्या होगा, ये टूट जाएगा। अब ऐसे में क्या होगा, जब ये रिएक्शन यहाँ पे मतलब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके साथ O के साथ मिलके ये क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, मतलब कि ये खत्म, स्पॉट यहाँ पे खत्म होने लग जाएगा। और इसी को ब्लीचिंग कहते हैं, इसी को ब्लीचिंग कहते हैं या विरंजन कहते हैं, विरंजन कहते हैं, कपड़ों के लिए विरंजन कहते हैं इसको। और ये किससे रिलेटेड है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिलेटेड है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लाइकेन इज एन एसोसिएशन बिटवीन विच ऑफ द टू, लाइकेन किन दो के बीच एक सहजीवन है। देखिए क्या होता है, शैवाल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करके क्या करता है, फूड बनाता है, भोजन बनाता है। और वही फूड किसको मिलता है, वही फूड मिलता है कवक को, ठीक है, कवक को। अब कवक क्या करता है, ये फंगी क्या करता है, ये फंगी क्या करता है, फंगी इसको घर देता है, किसको, शैवाल को। फंगी घर दे रहा है, ठीक है, फंगी घर दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है। और शैवाल जो है हमारा, मतलब एल्गी जो है, एल्गी जो है वो क्या दे रहा है, वो फूड दे रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं इसी को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। और ये किसके बीच है, एल्गी और फंगस के बीच में है, मतलब लाइकेन किससे रिलेटेड है, एल्गी और फंगस के बीच में। हमारा ए वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। द सेल ऑफ विच टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहित करने के लिए विशिष्ट होती हैं, एडिपोज, ग्लैंडुलर, स्क्वेमस और कोलेजन। अब देखिए जब बात करें वसा के लिए, तो वसा से रिलेटेड कौन है, एडिपोस है, एडिपोस है। इसमें 3 टाइप्स होते हैं। एडिपोस है वो क्या करती है, वो वसा को संग्रहित करती है। और जैसे आपने देखा होगा कई काम है, पहला काम एनर्जी, दूसरा काम क्यूशन। अब कुशन की बात करें तो कैसे, आपके घुटने में एक तरल पदार्थ होता है वसा जैसा, वो किसकी वजह से होता है, कहीं ना कहीं, वैसे तो वो वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड है, लेकिन वसा ऊतक उसके लिए क्या है, जिम्मेदार है। वसा ऊतक उसके लिए जिम्मेदार है, जो कुशन का काम करता है, तकिए का काम करता है, जिससे आप बार बार उसको जब मोड़ रहे हो हाथ वाथ तो क्या हो, ऐसे में एक यहाँ पे तरल होता है जो उसको क्या करता है, बार बार घिसने से रोकता है। तो जो ये वसा ऊतक है वो एनर्जी के लिए है, जैसे एनर्जी भी देता है उस वसा से जो उसने संग्रहित किया है, और क्वेश्चन भी। इसीलिए लोग कहते हैं ज्यादा आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है,
आपके जो फैट हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो फैट कम होने के साथ साथ जब आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपके वो वाले एडिपोस वाले फैट भी कम होते हैं, तो आपके घुटने में और जगह जगह जोड़ों पे दर्द होने लग जाता है, यही कारण है। ठीक है, तो वो एडिपोस होगा। आगे चलते हैं। द सेल organ in which the biochemical process of respiration and energy production occur is, कोशिका का वह अंगक जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन की जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। आइए देखते हैं। जब माइट्रोकांडिया की बात की जाती है तो माइट्रोकांडिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है। राइबोसोम को क्या कहते हैं, राइबोसोम रिलेटेड है प्रोटीन के संश्लेषण से, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है। ठीक है, फूड बनाने में क्या करता है, योगदान देता है क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कंट्रोल, मास्टर कंट्रोल ऑफ सेल, मास्टर कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, तो केंद्रक कंट्रोल का काम करता है, क्लोरोप्लास्ट फूड बनाता है, राइबोसोम फोटोसिंथेसिस सॉरी राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है, और माइट्रोकांडिया क्या करता है, पावर सेल मतलब पावर हाउस का काम करता है, किसके लिए, एक सेल के लिए। तो यहाँ पे बताना है जिसे श्वसन ऊर्जा उत्पादन दोनों का काम, ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ माइट्रोकांडिया क्या करता है, श्वसन में भी योगदान देता है, जिसकी वजह से हमारा ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऊर्जा उत्पादन और श्वसन का काम माइट्रोकांडिया की वजह से होता है। माइट्रोकांडिया में डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है, और उसके साथ साथ न्यूक्ली में भी मतलब न्यूक्लियस में भी क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, तीनों में क्या पाया जा रहा है। और बताइए कि क्या राइबोसोम में भी न्यूक्लियस पाया जाता है, अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिक डिसऑर्डर, कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, आइए देखते हैं। डाउन सिंड्रोम है, जेनेटिक्स डिसऑर्डर है। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, बिल्कुल है, मतलब कि जो रतौंधी वगैरह होती है, ये क्या है, ये है कलर ब्लाइंडनेस। रतौंधी तो नहीं कह सकते, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक अनुवांशिक विकार है। थैलेसीमिया, ये रक्त विकार है, मतलब क्या होती है कि जब हीमोग्लोबिन जब बनना बंद हो जाता है शरीर में तो उसी को थैलेसीमिया कहते हैं। ठीक है, और एड्स या कम बनने लगे या बनना ही बंद हो जाए उसको थैलेसीमिया कहते हैं। एड्स क्या है, ये तो एचआईवी की वजह से होता है, ह्यूमन एचआईवी। ठीक है, ये एक वायरस है, इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है, एक ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है, जिसकी वजह से क्या होता है, एड्स होता है। तो ये क्या है, यही वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ये कोई अनुवांशिक विकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स। ठीक है, अभी बिहार चर्चा में रहा है इस रोग को लेके, एचआईवी को लेके, कहां से संबंधित रहा है, कौन से जिले से, कमेंट करके बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर ऑयल्स एंड फैट्स, तो निम्नलिखित में से कौन तेल और वसा का संग्रहण करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। इलियोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट की बात जब करते हैं तो ये आलू आपने देखा है, आलू, पोटैटो, आलू का फूलना किसकी वजह से होता है, मतलब आलू बड़ी हो जाती है, उसमें वो जो अंदर स्टार्च पाया जा रहा है वो किसकी वजह से है, वो किसकी वजह से है, वो एमाइलोप्लास्ट की वजह से है। ठीक है, आलू इसका एग्जाम्पल है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया फूड से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है। ठीक है, फूड से रिलेटेड है। एल्यूरोप्लास्ट की बात करें तो ये प्रोटीन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, प्रोटीन से, प्रोटीन से रिलेटेड है। जब एलियोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये तेल और वसा के संग्रहण के लिए ही जाना जाता है, स्टोर ऑफ ऑयल एंड फैट्स। तो ये सारे ऑप्शंस आप देखिएगा, इनसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप सही कर ले जाएं। द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, तो पादप कोशिका भित्ति, मतलब देखिए कोशिका भित्ति तो पादप में ही पाई जाती है, ये ह्यूमन एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। लिपोप्रोटीन, सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड। अब देखिए
जब बात करते हैं सेलुलोज की, वैसे तो कार्बो ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है सेलुलोज, लेकिन ज्यादा सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा। सेलुलोज हो जाएगा, जिससे क्या होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है। ऊपरी जो भित्ति होती है वो क्या होती है, वो कोशिका भित्ति कहलाती है। पेड़ों के ऊपर जो ऊपर वाली मतलब उनके सतह होती है, ऊपर वाली स्किन होती है, उसी को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। वो सेलुलोज से बना होता है, ठीक है, सेलुलोज से बना होता है। तो हमारा बी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या दोनों में पाया जाता है कि केवल प्लांट में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है, ठीक है, प्लांट में पाया जाता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहीं पे कमेंट करके बताइए कौन सा ऐसा, मतलब प्लांट में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो केवल प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है, कमेंट करके बताइए। एक्सचेंज ऑफ गैस अकर थ्रू विच पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू? एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू विच पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू, किसकी वजह से होता है ये बताना है। तो अगर आप बात करें गैसों का विनिमय विनियम, तो विनिमय किसकी वजह से होता है, गैसी एक्सचेंज किसकी वजह से होता है? फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम तो वो है जो क्या करता है, फूड को फूड को प्लांट के पार्ट टू पार्ट तक, प्लांट के पार्ट टू पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है, पार्ट टू पार्ट तक पहुंचाता है। जाइलम क्या करता है, ये वाटर वाटर प्लस न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को किसके तक पहुंचाता है, प्लांट वेरियस पार्ट तक, प्लांट के वेरियस पार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है, वेरियस पार्ट तक पहुंचाता है। स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा वाष्पोत्सर्जन करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है। तो इसी के बारे में बात हो रही है, वाष्पोत्सर्जन में गैसी एक्सचेंज आ जाता है, गैसी एक्सचेंज आ जाता है किसमें, स्टोमेटा में, ठीक है। और मिड की बात करें तो मध्यसिर जो होता है ये क्या करता है, मध्यसिर ये जो फ्लोएम और जाइलम है इनको सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये इसका काम है। तो आप देख सकते हैं इसमें सारी चीजों को हमने जान लिया है, ठीक है। In which battle was Tipu Sultan killed by the British in 1799? 4 मई को, 4 मई 1799 को क्या हुआ था, टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम का युद्ध में क्या हुए, मारे गए, अपने श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए, ठीक है। कब, 4 मई 1799, ये भी पूछा जा सकता है। प्लासी के युद्ध की बात करें तो 1757 से रिलेटेड है। वांडीवास की बात करें तो ये मैंने आपसे पूछा भी था, 1760 का है। यही वो युद्ध था जिससे क्या हो गया, फ्रेंच ने इंडिया छोड़ दिया, ठीक है, इंडिया से फ्रेंच का खात्मा हो गया। बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो बैटल ऑफ बक्सर किससे रिलेटेड था, बैटल ऑफ बक्सर रिलेटेड था, 3 लोग थे, मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला ये अवध के नवाब थे, सुजाउद्दौला। ये तीनों ने मिलके क्या किया था, ब्रिटिश से युद्ध किया था और हार गए थे। यहीं से क्या हुआ था, ये ऐसा पता चल गया कि ये जो 1764 का ये युद्ध है, इसने ये निर्णय दे दिया कि ब्रिटेन का अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब 3 लोग मिलने के बाद भी क्या हुआ, इनको नहीं हरा पाए। तो ये क्या था, ब्रिटिश को यहीं से मिल गया, आधिपत्य हो गया भारत पे एक तरीके से। और प्लासी की बात करें तो ये सिजाउद्दौला से रिलेटेड है, ठीक है, सिजाउद्दौला से रिलेटेड है। और ये बक्सर, ये सिजाउद्दौला से, ये सुजाउद्दौला से है, ठीक है। और ये इसके बारे में तो हमने जान लिया कि ये क्या हुआ, 4 मई 1799 को क्या हुआ, टीपू सुल्तान मारे गए। Which city was the first to witness the outbreak of the revolt of 1857 on 10th मई 1857? तो आपको बताना है कि 10 मई 1857 को किस शहर ने सबसे पहले विद्रोह का प्रकोप देखा था, तो वो था मेरठ। 10 मई को मेरठ किससे रिलेटेड था, बताइएगा किससे रिलेटेड था, मंगल पांडे का नाम कहाँ से जुड़ता है, क्या यहीं से जुड़ता है, तो कमेंट करके बताइए। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर कानपुर से बात करें तो कानपुर से कौन था, तात्या टोपे, नाना साहब। लखनऊ की बात करें, लखनऊ से कौन था, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। कानपुर, फिर इलाहाबाद की बात करें, लियाकत अली, लियाकत अली।
बिहार की बात करें तो बिहार से कौन था? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का नाम आता है, ठीक है, कुंवर सिंह का नाम आता है। फिर अगर बात करें हम झांसी की, तो झांसी से कौन थी? झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। तो ये कुछ नाम हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप यहीं पे बताइए बरेली से कौन था? बरेली से कौन था? ठीक है, बरेली से कौन था, कमेंट करके बताइए, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, फिर लखनऊ से आपने जान लिया, कानपुर और दिल्ली के बारे में। दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह। बहादुर शाह थे यहाँ से। ठीक है, तो आप ये बताइएगा कि यहाँ पे लखनऊ सॉरी बरेली से कौन है, ये कमेंट करके बता दीजिए आप। इसी के बाद जो 1858 एक्ट आया था, उसमें क्या किया गया था? क्राउन को सत्ता का बागडोर दे दिया गया था। अब क्राउन यहाँ पे क्या करेगी? क्राउन इम्पोज्ड कर दी गई थी, मतलब एक तरीके से कंपनी के रूल को खत्म कर दिया गया था, कंपनी के रूल को खत्म कर दिया गया था। और नया रूल जो आएगा वो किसका आएगा? क्राउन का आएगा। ठीक है, क्राउन का आएगा। यहीं से 1858 अधिनियम में यही किया गया था। आगे चलते हैं। विच जर्नल वॉज स्टार्टेड बाई सर सैयद अहमद खान टू प्रमोट सोशल रिफॉर्म एमंग मुस्लिम? तो मुस्लिम में सोशल रिफॉर्म लाने के लिए कौन सा वो जनरल स्टार्ट किया गया था? तो वो था तहजीज उल अखलाक। तहजीज उल अखलाक किसने शुरू किया था? सर सैयद सर सैयद अहमद खान साहब ने किया था। यंग इंडिया की बात करें तो यंग इंडिया दो था, ध्यान में रखें। अगर अमेरिकन वर्जन की बात करें, यूएसए वाले की बात करें, तो लाला लाजपत राय। कंफ्यूज नहीं होना है, लाला लाजपत राय। और इंडियन न्यूज़पेपर की बात कर लें, अगर इंडियन न्यूज़पेपर की बात कर लें, एकदम ध्यान रखिएगा, ये सब वेल रिसर्च क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियन न्यूज़पेपर की बात करें तो कौन था? हमारे महात्मा गांधी। हमारे महात्मा गांधी सर, राष्ट्रपिता। ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है, और अगर यहीं पे बात कर लें केसरी की, तो देखिए केसरी, केसरी से मैं आपको तीन फैक्ट बताता हूं। केसरी किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। कौन सी भाषा में थी? मराठी में। इसी के साथ एक और पब्लिश किया था मराठा, वो कौन सी भाषा में थी? अंग्रेजी में। कौन सी भाषा में? इंग्लिश में। केसरी, अच्छा, पंजाब केसरी किसको कहते हैं? पंजाब केसरी किसको कहते हैं? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को कहते हैं पंजाब केसरी। ठीक है, पंजाब केसरी। यंग इंडिया को लेके ये बता दिया। अल हिलाल, ये अभी वर्तमान में भी एक न्यूज़पेपर है, कौन से देश का है आप बताइए कमेंट करके। न्यूज़पेपर है ये, अभी भी न्यूज़पेपर है, कौन से देश का है बताइए। बाकी के इन सब के बारे में हमने जान लिया। आगे चलते हैं। विच मिलिटेंट नेशनलिस्ट लीडर वॉज डिपोर्टेड टू मांडले इन 1907? किसको किया गया था? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। लाला लाजपत राय को किया गया था। कब? 1907 में क्या किया गया था? मांडले निर्वासित कर दिया गया था लाला लाजपत राय को। इनके बारे में हमने कुछ फैक्ट देखे हैं, जिसको मैंने आपको बता दिया। किससे रिलेटेड? लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी कहते थे। उसके साथ साथ इन्होंने यंग इंडिया, जो अमेरिका में एक पब्लिश हुआ था पत्रिका, उसका भी इन्होंने संपादन किया था। ठीक है, और इसके बाद इनकी हत्या कब हो गई थी? साइमन कमीशन के बाद लाठीचार्ज में इनकी हत्या हो गई थी। ठीक है, लाठी से मारने की वजह से इनकी हत्या हो गई थी। उसी के बाद फिर क्या हुआ था? लाहौर षड्यंत्र रचा गया इन्हीं के मृत्यु के बाद। ठीक है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? कब हुए आए थे? 9 जनवरी 1915 को। कहाँ आए थे? मुंबई। उस समय बॉम्बे कहा जाता था, मुंबई नहीं, बॉम्बे आए थे। कौन से शिप से आए थे पूछा जा सकता है। एसएस अरेबिया। एसएस अरेबिया नामक एक शिप थी जिससे ये आए थे। ठीक है, 1915 में आए थे। 1903-4 में, 1903-4 में इन्होंने एक क्या किया था? 1903-4 में इन्होंने एक पत्रिका, मतलब एक पत्रिका संपादन किया था। कौन सा? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। ठीक है, 1903-4 में इसका संपादन किया था इन्होंने। उसके बाद अगर भारत में बात करें तो यंग इंडिया, हरिजन, ये सब क्या थी? इनकी पत्रिकाएं थी। ठीक है, पत्रिकाएं थी। और फिर पहला इनका सत्याग्रह कौन सा था?
कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह इनका फर्स्ट सत्याग्रह था भारत में, ठीक है, फर्स्ट सत्याग्रह था भारत में। आगे चलते हैं। Which revolutionary act 1925 involved robbing a train टू फंड एक्टिविटीज? तो क्या है, 1925 के किस क्रांतिकारी कार्रवाई में गतिविधियों को निधि देने के लिए एक ट्रेन लूटना शामिल था? तो देखिए, काकोरी ट्रेन रॉबरी, काकोरी ट्रेन रॉबरी 9th ऑफ अगस्त 1925 को एग्जीक्यूट किया गया था, जिसमें ढेर सारे लोग थे, जैसे बिस्मिल साहब, बिस्मिल साहब थे, अशफाक साहब थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, आजाद थे, आजाद थे, इन सबको शामिल किया गया था, ठीक है। तो किससे? ए से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पे एचआरए, एचआरए को यूज किया गया था। एचएसआरए तो इसके बाद ये बना था 2028 में, सॉरी 2000 1928 में बना था। तो एचएसआरए नहीं है, एचआरए है, ध्यान में रखिएगा अगर काकोरी से पूछा गया। चटगांव की बात करें तो चटगांव 1930 का एक ऐसा छापा था, जो कहाँ पे, चटगांव नामक एक स्थान है, वहां पे जो ब्रिटिश सैनिक रहते थे, आर्मी रहती थी, उनके उनके शस्त्रागार में किया गया था। लाहौर की बात करें तो लाहौर किससे रिलेटेड है? वही जो बम फेंकना और सैंडर्स, जॉन सैंडर्स की हत्या, ठीक है, जॉन सैंडर्स की हत्या, ठीक है, हत्या, ये सारी लाहौर षड्यंत्र से है। अलीपुर बम केस किससे रिलेटेड है? अलीपुर बम केस बताइएगा। अलीपुर बम केस में मैं आपको हिंट देता हूं, यहाँ पे बम बनाने का एक कारखाना पकड़ा गया था जो भारतीयों का था। इसको कमेंट करके बताइए कौन से ईयर में पकड़ा गया था। What was the immediate trigger was the civil disobedience movement in 1930? क्या हुआ था कि गांधी जी ने गांधी जी ने एक 11 डिमांड्स रखी थी, 11 डिमांड्स रखी थी ब्रिटेन ब्रिटेन के सामने, ठीक है, 11 डिमांड्स रखी थी ब्रिटेन के सामने। उन्होंने, जिसमें से एक एक डिमांड ये भी था कि जो साल्ट टैक्स है, जो साल्ट टैक्स है उसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन ब्रिटेन ने नहीं माना, ब्रिटेन ने नहीं माना, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, 12th ऑफ मार्च 1930 को क्या किया गया था, दांडी यात्रा की शुरुआत की, दांडी यात्रा की शुरुआत की। और कब तक चला ये? 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कुल मिला के 387 किलोमीटर की ये 200 मतलब 240 माइल की ये क्या थी, ये यात्रा थी, जिसमें क्या हुआ था, नमक कर को क्या किया गया था, इसका उल्लंघन किया गया था, नमक कर का मतलब साल्ट टैक्स वायलेशन किया गया था, और यहीं से क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा की शुरुआत हुई थी। तो ये वाला सही हो जाएगा। साइमन कमीशन किससे रिलेटेड था? तो साइमन कमीशन रिलेटेड था जो 1919 का एक्ट था, उसके क्या, वो किस तरीके से इफेक्टिव रहा है इंडियन पे, उसकी विवेचना करने के लिए आया था। गांधी जी का अरेस्ट करना इससे संबंधित नहीं है। जिन्ना के 14 पॉइंट, तो ये किससे रिलेटेड थे? ये रिलेटेड थे कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म से, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से, मुस्लिम रिफॉर्म से, मुस्लिम रिफॉर्म से, ठीक है। आगे चलते हैं। द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एडवोकेट बाई गांधी एम्फेसाइज्ड, तो क्या है, गांधी जी द्वारा समर्थित जो रचनात्मक कार्यक्रम थे, किस पर बल दिया गया था? देखिए, जैसे आप देखेंगे कि 1920 में शुरू किया गया, 22 में खत्म हो गया, फिर 1930 में शुरू किया गया, बीच के ये जो 6-8 साल थे, इन सालों में क्या करते थे गांधी जी? रचनात्मक कार्य करते थे, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाते थे। उसमें क्या होता था, लोगों के घर जाते थे, उनका अपलिफ्टमेंट करते थे, उनके विचारों को सुधारते थे। तो इसमें क्या होता था, वो करते थे क्या, ग्राम का उत्थान, विलेज अपलिफ्टमेंट होता था, और सोशल रिफॉर्म किया जाता था उसमें भी। What did the Congress Working Committee meeting 1939 at वर्धा demand in return for the war support? तो लॉर्ड लिथिगो ने 1939 में बिना भारतीयों से पूछे ये कर दिया अनाउंस कि भारत युद्ध में आ रहा है, मतलब लड़ेगा। तो इसके बाद फिर दुनिया भर का प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ढेर सारी समस्याएं आई, लास्ट में वर्धा डिमांड को लेके बात हुई, जो कि कहाँ पे हुआ, वर्मा में हुआ, ठीक है, वर्धा में हुआ।
अब अगर इसमें जो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति थी उस बैठक में ये कहा गया कि इसके बदले आप एक तरफ आप लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम ही को डेमोक्रेटिक नहीं रहने दे रहे हैं, तो ये हम लड़ाई कैसे लड़ें। उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की शर्त रखी, और जिसको फिर कांग्रेस ने सॉरी ब्रिटेन ने माना भी था। इस बात को, इसी के बाद फिर दुनिया भर का कैबिनेट स्क्रिप्ट मिशन, कैबिनेट मिशन, फिर स्वतंत्रता आंदोलन में जो मतलब 1942 के आंदोलन हुए, उसके बाद फिर भारत को क्या कर दिया गया, इंडिपेंडेंट कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं एक इससे रिलेटेड ही रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये किससे है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस से। आगे चलते हैं। हु टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ आईएनए इन 1930। ये किसकी बात हो रही है, आईएनए की बात हो रही है, नेशनल आर्मी की बात हो रही है। तो जो नेशनल आर्मी थी उसकी अगर बात करें तो वो किससे रिलेटेड थी, तो देखिए दो नाम हैं, रास बिहारी बोस और मोहन सिंह। मोहन सिंह का नाम 1942 तक इससे जुड़ा रहा। 1942 के बाद जापान के कुछ नियमों को इन्होंने तोड़ा था, जिसकी वजह से इनको हटा दिया गया आईएनए से। और मतलब आईएनए कहीं ना कहीं सिंगापुर और जापान के अपने ही क्या था, सिंगापुर और जापान के मध्यस्थता से ही ये संभव हो पाया था। तो 1943 की बात करें, 1942 में इनको हटा दिया गया मोहन सिंह को, 1943 में, और रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी। 1942 में क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने इसको क्या किया था, एक तरीके से इस पे लीडरशिप इनकी मिली थी, और जो कि लास्ट में अगस्त अगस्त 1943 तक ये पूरी तरीके से अपने अधिग्रहण में ले लिए थे, किसको, आईएनए को। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, सुभाष चंद्र बोस से। हु वॉज अपॉइंटेड एज द लास्ट, अच्छा इन्होंने ही इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात पहले की थी, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में ही की थी। Who was appointed as the last viceroy to oversees India's transition to independence? तो किसने किसके काल में था, ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। Which metal was not known to the हड़प्पन? तो हड़प्पा वासियों के लिए कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी, लोहा। क्योंकि अगर आप हड़प्पन की बात करें तो ये ब्रॉन्ज, क्या कहा जाता है इसको, ब्रॉन्ज एज, इसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, मतलब कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही हो जाएगा वो आयरन हो जाएगा, क्योंकि आयरन की बात करें तो इसको अयस धातु भी कहा गया है, अयस धातु भी कहा गया है। और एक तरीके से इसका जो मेन प्रमाण मिलता है वो सतपथ ब्राह्मण से मिलता है। कहाँ से मिलता है, सतपथ ब्राह्मण से मिलता है, जहाँ पे इसको अच्छे से क्या बताया गया है। और उसके साथ ये उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, देखने को मिला था आयरन। यहां तक कि ऋग्वैदिक काल में भी नहीं मिला था, ऋग्वैदिक पीरियड में भी नहीं मिला था, तो लोहा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ आयरन एंड पेंटेड ग्रे वेयर, देखते हैं फेज इन करेक्ट। चित्रित धूसर मृदभांड की बात अगर करें तो किससे रिलेटेड है, इसमें देखना है। द PWG पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर मार्क द बिगिनिंग ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन इन द इंडो गैंगेटिक रीजन, बिल्कुल सही बात है। PWG संस्कृति जो थी वो सिंधु गंगा के क्षेत्र में लोहे के उपकरणों और हथियारों की शुरुआत का प्रतीक था। ये सतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है, सतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, सही बात है। द इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन लेड टू एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ ऑफ लार्ज सेटलमेंट। देखिए जब लोहा उपयोग में आया तो कृषि का विस्तार हुआ और बड़ी बड़ी बस्तियों का भी विस्तार हुआ, बिल्कुल सही बात है। द लेटर वैदिक टेक्स्ट मेंशन द इंक्रीज्ड यूज ऑफ आयरन इन वारफेयर एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तो बिल्कुल करते थे, वैदिक गृह युद्ध कृषि गतिविधियों में लोहे के बढ़ते उपयोग किया गया। ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ द करेक्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, सही मिलान करें। नालंदा, नालंदा की बात करें तो पहले क्या आ जाएगा, श्री गुप्त का नाम आ जाएगा यहाँ पे, कुमार गुप्त का नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें विक्रमशिला की, तो विक्रमशिला की बात करें तो ये धर्मपाल का नाम आ जाएगा, यहाँ पे धर्मपाल का नाम आ जाएगा। और ये नालंदा बिहार में है, ये भी नालंदा बिहार में है। और जब रत्नागिरी की बात करें तो ये उड़ीसा में है, बिल्कुल उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। ये 5th सेंचुरी के आसपास का है, फिफ्थ, ये 8th सेंचुरी के आसपास का है, और ये भी 6th सेंचुरी के आसपास का है। तो ये तीनों क्या है, सही हैं। ठीक है, तीनों सही हैं। द सोशल स्ट्रक्चर इन संगम एज वॉज प्राइमरली, अच्छा देखिए कल
इस क्वेश्चन को छोड़ के थोड़ा सा मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा। देखिए वो जो मैंने आपको बताया था विजयनगर साम्राज्य, उसमें 4 थे, मैंने 3 ही बताया था। पहला संगम, दूसरा तुलु, तुलु, फिर क्या था, सुलु। ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। विजयनगर साम्राज्य के 4 जो पद हैं, 4 जो काल हैं उनको फिर क्या है लास्ट वाला, अरावेडो, अरावेडो, ठीक है। 1 2 3 4 इनको इसी क्रम में आप अरेंज करेंगे जब आपसे पूछा जाएगा तो, ठीक है। हटा देता हूं इसको, ये विजयनगर साम्राज्य से था। अब यहाँ पे क्या है, संगम युग की बात हो रही है, तो जब संगम एज की बात हो रही है तो इसमें कौन सी मतलब सामाजिक संरचना मुख्य रूप से कैसी थी, तो बताना है। कास्ट बेस्ड लाइक लेटर वर्ण सिस्टम, नहीं, रक्त संबंध आधारित थी, बिल्कुल। किनशिप बेस्ड थी, रक्त संबंधित आधारित थी, कौन सी, संगम युग, ठीक है, संगम युग। द गुप्तास फेल टू रिकवर फ्रॉम, अच्छा ये भी कुछ ब्राह्मण उपनिषद हैं जिनसे इनकी जानकारी मिलती है, ये ध्यान में रखेंगे आप। द गुप्तास फेल टू रिकवर फ्रॉम, तो गुप्तास फेल टू रिकवर फ्रॉम, किससे रिकवर करने में, देखिए एक बार 458 में समुद्रगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ, हूणों का आक्रमण हुआ। उस समय समुद्रगुप्त ने हूणों को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। लेकिन फिर 470 के आसपास, 470 के आसपास जब समुद्रगुप्त नहीं रहे और उनके उत्तराधिकारी आए, उस समय क्या हुआ, मिरी कुल, ठीक है, मिरी कुल, इनके नेतृत्व में हूणों ने आक्रमण किया और गुप्ता यहां से क्या हो गए, फेल हो गए उसको रिकवर करने में, ठीक है। तो ये हूणों के आक्रमण से रिलेटेड है, ठीक है। द एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द चोला पीरियड, अच्छा अगर गुप्त काल की बात करें तो ये कौन से पुराण से रिलेटेड है, वायु पुराण से, आपको याद होना चाहिए वायु पुराण, ठीक है। द एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द चोला पीरियड वॉज बूस्टेड बाई, द चोल काल की समृद्धि, कृषि समृद्धि किसके द्वारा बढ़ाई गई। चोल की बात करें तो आपने एक पन्नीवन सिल्वन एक मूवी आई थी, आपने उसको देखा होगा मुझे उम्मीद है। उसमें राजा राम प्रथम की बात की गई है। तो वो क्या, वो चोल शासक एक बहुत ही सक्षम चोल शासक थे। तो मतलब क्या एडवांस्ड, मतलब एक तरीके से रूलर रहे हैं वो लोग। उन्होंने क्या किया था, एडवांस इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया था, ठीक है। एडवांस इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया था, जिससे क्या हुई थी, ये सारी चीजें देखने को मिली थी। आयतित फर्टिलाइजर का कोई ऐसा वो नहीं मिला है, साक्ष्य नहीं है, ठीक है। दास्ता है लेकिन एक कारण ये नहीं है। अच्छा इससे रिलेटेड बहुत ढेर सारे क्या है, अभिलेख हैं जिनसे ये मिलता है, ठीक है, मिलता है, ठीक है। अशोका के सेकंड वाले में भी कहीं ना कहीं जिक्र है चोलों का। Which of the following was the main reason for बाबर्स विक्ट्री इन द फर्स्ट बैटल पानीपत, तो निम्नलिखित में से कौन पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की जीत का मुख्य कारण था, आइए देखते हैं। सुपीरियर आर्टिलरी, आप समझिए बाबर जब आया भारत में, बाबर जब भारत में आया, उसके पास 12,000 सैनिक थे, 12,000 ऐसा कहा जाता है, लगभग 12,000 सैनिक थे। और जो यहाँ पे इब्राहिम लोदी थे, इब्राहिम लोदी उनके पास 1 लाख, 1 लाख सैनिक थे। दोनों में युद्ध हुआ, दोनों में युद्ध हुआ, लेकिन बाबर जीत गया, बाबर जीत गया कैसे, क्योंकि उनकी जो आर्मी थी, मतलब बाबर की जो आर्मी थी वो क्या थी, वो डिसिप्लिन्ड थी, डिसिप्लिन्ड थी। लेकिन वहीं इब्राहिम लोदी की जो आर्मी थी वो अनडिसिप्लिन्ड थी, मतलब वो डिसिप्लिन्ड नहीं थी। ऐसे में क्या हुआ कि उसने सेंट्रल वॉर स्ट्रेटजी का यूज किया था बाबर ने, कुछ ऐसा। ये थी इब्राहिम लोदी की सेना, इब्राहिम लोदी की सेना, और ये है बाबर की सेना। बाबर की सेना दो तरफ से आक्रमण कर रही थी, ठीक है। और उसके पास तोप भी थे, क्या थे, तोप, तोप भी थे। ऐसे में क्या हुआ कि उसने दोनों तरफ से घेर लिया इन सैनिकों को, जो कि 1 लाख थे संख्या में, लेकिन वो क्या सुसंगठित सुव्यवस्थित नहीं थे, मतलब वो प्रॉपर अरेंज में नहीं थे, डिसिप्लिन नहीं थे, जिसकी वजह से वो हार गए, ठीक है। तो क्या है, इंटरनल डिसकॉन्टिनेंट विद इन इब्राहिम लोदीज आर्मी, लोदी के भीतर सेना का भीतर असंतोष था, बिल्कुल बिल्कुल था।
सेना के भीतर असंतोष था और श्रेष्ठ तोपखाना और सैन्य रणनीति मतलब सुपीरियर आर्टिलरी एंड मिलिट्री टैक्टिक्स थी किसके पास, बाबर के पास। और इंटरनल डिसकंटेंट विथ इब्राहिम लोदीज आर्मी, विद इन इब्राहिम लोदी आर्मी तो बिल्कुल थी। और स्ट्रांग अलायंस विथ लोकल रूलर्स, तो बाबर का पहली बात, जिसके पास 1 लाख सैनिक थे सारे लोग उसी की तरफ थे, कोई बाबर की तरफ नहीं था। वो तो फिर जीतने के बाद ऐसा हुआ होगा, तो ये वाला गलत है। 1 और 2 विल बी करेक्ट ईयर। कब हुआ था? 1526 में हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। इसने 4 युद्ध लड़े, चारों जीते। कौन कौन से थे आप कमेंट करके बताइए। शेर शाह सूरी इंट्रोड्यूस अ सिस्टम फॉर इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर इन हिज एम्पायर बाय अपॉइंटिंग ऑफिसर नोन एज, तो कोतवाल नाम से था। ठीक है, क्या शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य में कानून और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कोतवाल नाम से एक अधिकारी को नियुक्त करने की प्रणाली शुरू की थी। मनसब, मनसब ये अकबर के, मैंने आपको बताया था अकबर का एक क्या अकबर द्वारा शुरू किया गया था मनसब, मनसबदार। तो ये क्या था? एक पद था, एक रैंक था। कब शुरू किया गया था? 1775, ऐसा कहा जाता है 71 से 75 के बीच में शुरू किया गया था। ठीक है। द मुगल एम्परर हु वॉज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंस ऑफ बिल्डर, प्रिंस ऑफ बिल्डर किसको कहते हैं? शाहजहां को कहते हैं, निर्माताओं का राजकुमार। क्यों? ताजमहल, रिनोवेशन ऑफ आगरा फोर्ट, दिल्ली रेड फोर्ट। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से शाहजहां को क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। ठीक है, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। अच्छा, यही बात की जाए जहांगीर, जहांगीर नामा किसने लिखा है कमेंट करके बताइए। और बाबर नामा किसने लिखा है? बाबर ने स्वयं लिखा है। ठीक है, जहांगीर नामा किसने लिखा है कमेंट करके बताइए। जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान लाहौर में है। ठीक है। और अगर बात करें शाहजहां का कहाँ है, तो आगरा में है। ठीक है। औरंगजेब का कहाँ है? औरंगजेब का कहाँ है? कुल्लाबाद में है। ठीक है। बाबर का कहाँ है कमेंट करके बताइए। काबुल में है। लोनार लेक ऑफ महाराष्ट्र इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ लेक? लगभग 52,000 साल पहले, ईयर पहले क्या हुआ था? एक, ऐसा माना जाता है एस्टेरॉइड गिर गया था कहाँ? पृथ्वी पे, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में लोनार झील क्या हुई? बनी। ठीक है, इसी को क्रेटर लेक भी कहते हैं। क्रेटर लेक, क्रेटर लेक क्यों कहते हैं? उसकी आकृति कुछ ऐसी है। ठीक है, ये क्रेटर मतलब ज्वालामुखी के क्रेटर से ये लिया गया है ये वर्ड, इसको क्रेटर लेक कहते हैं। ठीक है। ऑक्सबो लेक किसको कहते हैं? तो ऑक्सबो लेक उसको कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक बार, मान लीजिए ये नदी है, ये नदी है, बाद में ये सूख जाती है, तो क्या होगी फिर? ये ऐसे जाने लग जाएगी। ठीक है, ऐसे जाने लग जाएगी। तो जब ये सूख गई है तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो कुछ ऐसा बन जाता है। ये नदी पहले ऐसे जा रही थी, अब जब इधर से बीच से जाने लगी सूखने की वजह से, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे आकार के लेक्स बन जाते हैं, जिन्हीं को क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक कहते हैं। ठीक है, ऑक्सबो लेक। द ओरिजिन ऑफ रिवर सतलज, रिवर सतलज कहाँ से? राक्षस ताल से निकलती है, राक्षस ताल से निकलती है। राक्षस ताल कहाँ पे है? ये है तिब्बत में, तिब्बत में है, तिब्बत में है। ठीक है, राकसताल, राकसताल लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, इसके साथ ये भी जान लीजिए कि जो सतलज है ये कौन सी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो सिपकिला, सिपकिला पास से भारत में प्रवेश करती है। उसके साथ एक बात और जान लीजिए, भागड़ा नागल
जो डैम है वो इसी रिवर पे है। ये लास्ट में जाके कौन सी नदी में मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है। चेनाब में मिल जाती है। चेनाब कौन सी नदी से मिली है? चंद्रा और भागा से मिलकर बनी है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये है सतलज, सतलज से रिलेटेड। बोखरचू की बात करें तो बोखरचू से कौन सी नदी निकलती है? इंडस, जिसको सिंगी खम्बान, सिंगी खम्बान भी कहते हैं। कहाँ पे? तिब्बत में। ठीक है, इंडस, इंडस। ठीक है, सिंधु, समझ गए आप। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडू ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, ग्लेशियर से। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following phenomena led to widespread drought condition in India in multiple years such as 2002 and 2009? देखिए ये कारण था अल नीनो की वजह से। अल नीनो मतलब स्ट्रॉन्ग अल नीनो। अल नीनो क्या करता है? अल नीनो का काम है गर्मी बढ़ा देना, गर्मी बढ़ा देना, मतलब हॉट टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर। ठीक है, कहाँ से रिलेटेड है कमेंट करके बताइए आप, कौन से देश में? इसको एक छोटे बच्चे के नाम से जाना जाता है। कहाँ इसका जो नाम है, कहाँ के, कहाँ से संबंधित है, आप एक बात बताइए। और अल नीनो क्या होती है? ये एक तरीके से ऐसी घटना है जो समुद्री, क्या समुद्री हवाओं के साथ चलती है और कहीं ना कहीं हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशियन का टेम्परेचर बढ़ाने लग जाती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होने लग जाता है और पानी फिर आगे की तरफ चला जाता है, जो कि भारत में फिर वर्षा नहीं कराता है। जिसकी वजह से क्या हुआ था 2002 और 2009 में, क्या सूखा पड़ा था भारत में। इसका सही आंसर सी होगा। द खरीफ क्रॉप सीजन इन इंडिया डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो खरीफ क्रॉप की बात करें किस पे निर्भर करता है? साउथ वेस्ट मानसून पे निर्भर करता है, साउथ वेस्ट मानसून पे निर्भर करता है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा होती है। भारत में 80 to 90% जो वर्षा होती है वो किसकी वजह से होती है? रेनफॉल किसकी वजह से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। उत्तर पूर्व मानसून की वजह से बहुत कम वर्षा भारत में होती है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो हिमालय की वजह से भी क्या थोड़ा सा ठंडा भी कम पड़ता है, उत्तर पूर्व मानसून की वर्षा भी कम होती है। ठीक है, तो वो सी इसका विकल्प है। अच्छा, अगर आप कुछ और भी चीज़ें जानना चाहें, जैसे पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है? ठंड के समय बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने लगती है। ठीक है, ठंड के समय अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश होने लग जाती है। ठीक है, शीतकाल में, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से मतलब क्या, वेस्टर्न डिस्टरबेंस से बहुत तेजी से अचानक से बारिश होने लग जाती है। ये कहाँ पे होती है? दिल्ली, दिल्ली, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा के क्षेत्र में भी और हिमाचल के क्षेत्र में भी। ठीक है, हिमाचल के क्षेत्र में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से इतने दूर तक ही क्या होती है? बारिश होती है, और कहीं नहीं होती है बारिश। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक बात और जो मतलब हो सकता है कि आपसे पूछ ही लिया जाए, खरीफ फसल के बारे में, खरीफ फसल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से होते हैं, तो देखिए एकदम याद रखेंगे। मेजर क्रॉप कौन कौन से हैं? राइस, मेज, कॉटन, कॉटन, राइस, मेज, कॉटन, सोयाबीन, सोयाबीन, फिर ज्वार भी, ज्वार भी आप ले सकते हैं जो है। ठीक है, तो इसका जो कुल 70% है वो डिपेंड करता है किस पे? साउथ वेस्ट मानसून पे। ठीक है, आगे चलते हैं। द एस्टेरॉइड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ टू प्लैनेट्स? तो किसके बीच में? मार्स एंड जुपिटर के बीच में लोकेट करता है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में लोकेट करता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर है। सबसे छोटा कौन सा है? कौन सा है? मरकरी है। ठीक है, मर्क्यूरी है। बुध। तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट पाया जाता है। ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट पाया जाता है। अच्छा, जुपिटर और मार्स के बाद से जो बेल्ट है, उसके बाद से जो गैस, जो प्लैनेट्स हैं वो गैसियस प्लैनेट हैं, वो गैसियस प्लैनेट हैं। ठीक है, उसके पहले के वो क्या हैं? वो सॉलिड प्लैनेट हैं। ठीक है, सॉलिड प्लैनेट हैं, इसके बारे में आप जानिएगा। द टिल्ट ऑफ अर्थ्स एक्सिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर? तो पृथ्वी के अक्ष पर, जैसे पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये अपने अक्ष पे क्या है? 23 डिग्री ऐसे क्या है? झुकी हुई है। 23.3 मतलब 23 डिग्री 30 मिनट अपने क्या है?
अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से सीजन सीजन भारत में देखने को सॉरी विश्व में देखने को मिलता है। सीजन क्या है, सीजन ऋतुएं, ठीक है। इसका भूकंप से, घूर्णन से या टाइड से कोई रिलेशन नहीं है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टाइड्स, अर्थक्वेक, रोटेशन विद द किससे, अर्थ एक्सिस से। कोई भी किसी भी तरीके का यहाँ पे क्या रिलेशन नहीं है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर प्लेट? तो देखिए, अरब, कैरिबियन और कोकस, नजका, ये क्या है, ये माइनर प्लेट है, माइनर प्लेट है। लेकिन अगर बात करें प्रशांत की, तो ये अर्थ की सबसे बड़ी प्लेट है। क्या, अर्थ की लार्जेस्ट प्लेट है। तो ये 4 नहीं होगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, है कहीं, हाँ बी, 1 2 3 4, ठीक है। तो प्रशांत अगर देखा जाए तो ये क्या है, प्रशांत पैसिफिक प्लेट उसमें नहीं आती है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा एक बात और, मतलब ध्यान रखने वाली है कि इसमें ना ये जो है, ये खाली महासागरों से बन के बनी है ये प्लेट, ठीक है। इसमें मतलब कि लैंड पार्ट नहीं है इसमें, ठीक है। महासागरी प्लेट से बन के ये प्लेट बनी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म करंट? वार्म करंट के बारे में मैंने आपको एक वार्म करंट, इसमें से ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, मैंने आपको एक बताया था। इसको ऐसे ही याद रखिए। दक्षिण पश्चिम में केला क्यों फेंक रहा है? ओए बगुला, दक्षिण पश्चिम में केला क्यों फेंक रहा है? तो इसी से मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, ओएशियो, बेंगुला, दक्षिणी अटलांटिक, अटलांटिक, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई, ठीक है। फिर क्यूराइल, फॉकलैंड, फॉकलैंड, ये सब जो धाराएं हैं, ये कैसी हैं, ये शीत धाराएं हैं, ठंडी धाराएं हैं। कैसी हैं, शीत धाराएं, मतलब कोल्ड करंट हैं। बाकी के जो हैं वो क्या है, जैसे हमबोल्ट है, हमबोल्ट है, हमबोल्ट, ये भी कोल्ड करंट है, ये भी कोल्ड करंट है, लेकिन ये इसमें नहीं है, ठीक है। जोड़ सकते हैं, ओए बगुला, दक्षिण पश्चिम में हमारा केला क्यों फेंक रहा है, हमारा, तो हमारा से हम बोल्ट हो जाएगा, ठीक है, हम बोल्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसे ही आप ट्रिक बना लिया करिए, इसका ए सही हो जाएगा। अल्बीडो इज डिफाइंड एज, अल्बीडो को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एमिटेड बाय द सन, सूर्य द्वारा उत्सर्जित पराबैंगनी विकिरण को, नहीं। of substance found in the upper atmospheric layer of the earth responsible for reflecting a portion of solar radiation, पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडलीय परतों में पाया जाने वाला एक पदार्थ जो सौर विकिरण के एक भाग को परावर्तित करने के लिए जिम्मेदार है, नहीं। celestial body in earth atmosphere contributing to the greenhouse effect, नहीं। the quantity of insulation reflected back into space by the earth surface cloud and ice covered area at the top of the atmosphere, तो ये जो पृथ्वी की सतह से बादलों, वायुमंडलों के सिर से बर्फ से ढके क्षेत्रों से अंतरिक्ष में वापस परावर्तित हो जाने वाली सौर विकिरण की मात्रा को ही एल्बिडो कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी से वापस चला जाता है अंतरिक्ष में, उसी को क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। Which of the following article of the Constitution of India state that no religion instruction shall be imparted in educational institution wholly maintained out of the state funds? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि पूर्णतः राज्य निधियों से चलने वाले शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? कौन सा कहता है, 28, क्या 25 से 28 रिलीजन से रिलेटेड क्या है, रिलीजन से रिलेटेड हैं, ठीक है।
आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद अगर बात करें 40 किससे रिलेटेड है, तो ये तो पंचायत से रिलेटेड है डीपीएसपी में। 68 किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। और 54 किससे रिलेटेड है, ये है राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 31C of the Indian Constitution saving of laws giving effect to certain directive principle deal with। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानून की सुरक्षा किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से, राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार मतलब द स्टेट गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो एक जो 31C है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन से रिलेटेड है, इन द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन से रिलेटेड है। ठीक है। ये किसकी रक्षा करता है, ये रक्षा करता है 39B और 39C की, 39C की। ठीक है। ये एक एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट है जो कि पार्ट 3 में है। इट वाज इंसर्टेड बाय 25th अमेंडमेंट एक्ट। 25th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको क्या किया गया था, इसमें शामिल किया गया था, शामिल किया गया था। ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है? ठीक है, आगे चलते हैं। कहीं ना कहीं ये संबंधित होता है आर्टिकल 14 से, आर्टिकल 14 से, इसको ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ आर्टिकल 44? 44 आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका उद्देश्य क्या है? भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, बिल्कुल सही है। सबसे पहले किसने अपनाया है? उत्तराखंड ने अपनाया है, यूके ने। ठीक है, सबसे पहले गोवा में पहले से ही लागू था क्योंकि वहां पे किसका किसका शासन था, फ्रांसीसियों का था। और फ्रांस एक समान संहिता को लेके ही चलता है, एक समान नागरिक संहिता को लेके चलता है। तो गोवा में पहले से लागू था, यूके ने सबसे पहले अडॉप्ट किया है। ठीक है। Which of the following article of the Constitution India deal with the manner of election of president? किससे रिलेटेड है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? 55 से। 61 किससे रिलेटेड है? तो 61 रिलेटेड है किससे? महाभियोग से, महाभियोग से। ठीक है, महाभियोग से रिलेटेड है। आर्टिकल से आर्टिकल 51 और 65 किससे रिलेटेड है, ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट करके बताइए। द प्रेसिडेंट कैन एडवांस मनी टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंस फ्रॉम द। राष्ट्रपति अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किस कोष से अग्रिम धनराशि प्राप्त कर सकता है? कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से करता है, जो कि किस आर्टिकल में आता है? 267, आर्टिकल 267 में आता है। और ये इसी से करता है पूरा। ठीक है, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अगर बात करें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये किस आर्टिकल में आता है? मैंने आपको बताया है, इसका आर्टिकल जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई, किससे होते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ए। अच्छा, एक बात और, राज्यसभा वाली बात तो हो गई। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बीच में डिफरेंस, तो इसमें दोनों सदनों के वाइस प्रेसिडेंट में दोनों सदनों के जो निर्वाचित और जो मनोनीत सदस्य हैं उन दोनों को शामिल किया जाता है, निर्वाचित भी और मनोनीत। जबकि प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट में क्या करते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में करते हैं केवल केवल निर्वाचित को, मनोनीत को तो जो राष्ट्रपति है वो खुद ही मनोनीत करता है, तो वो इसके इलेक्शन में कैसे शामिल हो सकता है? ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। The Speaker of Lok Sabha addressed his letter of resignation to whom? तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को देता है आर्टिकल 94 में दिया है ये बात। ठीक है, आर्टिकल 94 में दिया है। और अगर और भी स्पष्ट जानना चाहें तो यहीं पे जान लीजिए 94 बी में ये बात दी गई है कि डिप्टी स्पीकर को वो अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु डिसाइड द सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? तो वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। 106, आर्टिकल 106 बताता है कि पार्लियामेंट। 108 क्या है? संयुक्त बैठक है। ठीक है,
Which article of the Constitution of India deals with the pardoning power of गवर्नर? गवर्नर की pardoning power की बात की जाए तो वो है 161। वही प्रेसिडेंट की अगर बात की जाती, प्रेसिडेंट की बात की जाती तो वो कितनी है? 72। कितनी है? 72, याद रखेंगे आप, ठीक है। Which of the following statement about fiat money is correct? fiat money के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा मतलब सही है? ठीक है, तो कौन सा सही है? इट इज बैक्ड बाय अ कमोडिटी सच एज गोल्ड, it derives value from its metallic content, it is declared as legal tender by the government, it is it has intrinsic value and is यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इसका आंतरिक मूल्य और यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है, यह सरकार द्वारा कानूनी निविदा के रूप में घोषित की गई। बिल्कुल, इट इज डिक्लेयर्ड एज अ लीगल टेंडर बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। फिएट मनी किसको कहते हैं? जो लीगल टेंडर से संबंधित होता है, इट इज डिक्लेयर एज अ लीगल टेंडर ऑफ द गवर्नमेंट, इसी को फिएट मनी कहते हैं। किसको कहते हैं फिएट मनी? ये है गवर्नमेंट का लीगल टेंडर, ठीक है। लेकिन ये फिजिकल कमोडिटी के रूप में नहीं हो सकता है, ये दोबारा इसको लीगल टेंडर हो जाने के बाद ये फिजिकल कमोडिटी के रूप में चेंज नहीं होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ग्रीन बजटिंग इज अ प्राइमरली रिलेटेड टू, अब देखिए ग्रीन बजट आजकल बहुत चर्चा में रह रहा है, तो ग्रीन बजटिंग इज प्राइमरली रिलेटेड टू व्हाट? प्रमोटिंग एग्रीकल्चर, टैक्स टैक्सिंग पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, या मेन स्ट्रीम इन्वायरमेंटल कंसर्न इनटू बजटरी पॉलिसी, पर्यावरण संबंधी चिंताओं को बजटी नीतियों में शामिल करना, या प्रिपेयरिंग ग्रीन कलर्ड बजट। तो आपको पता है कि हरे रंग का बजट दस्तावेज ले जाने से कुछ नहीं होगा, और कृषि को बढ़ावा देना तो हमेशा से चल रहा है, पहले प्रथम प्रथम 5 ईयर मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को कम करना, नहीं ये कोई काम नहीं है, उसमें बदलाव लाया जाता है, ये सी वाला विकल्प यहाँ पे सही है, ठीक है। पर्यावरण संबंधी चिंताओं को बजटीय नीतियों में शामिल करना। फिजिकल डिफिसिट, जब राजकोषीय घाटा की बात होती है, किसकी बात हो रही है? फिजिकल डिफिसिट की बात हो रही है, तो क्या होता है राजकोषीय घाटा? इसके सारे फार्मूलाज मैंने आपको एकदम रटवा दिए हैं, आप जाएंगे देखेंगे जब पुराने टेस्ट तो आपको समझ में आ जाएगा। किसका किसका प्रतिबिंब है? किसका है? टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की कुल उधारी आवश्यकताएं, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज एंड रिजर्व, इंक्रीज इन गवर्नमेंटल रेवेन्यू, सरकार राजस्व में वृद्धि, नहीं। इंक्रीज इन डोमेस्टिक कंजप्शन, घरेलू उपभोग में वृद्धि, नहीं। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, नहीं। ये क्या है? टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की कुल उधारी आवश्यकताएं को ही क्या कहते हैं? सरकारी राजकोषीय घाटा, क्योंकि उनके पास जो है लगाने को, उसके अलावा उनकी जो योजनाएं हैं, उसके बाद उनकी जो प्राप्तियां हैं, उसके बाद जो घाटा होता है वो क्या होता है? जितना उनको और चाहिए होगा, तो उसी को क्या कहते हैं? टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अंडर विच एक्ट इज इनकम टैक्स लेवीड इन इंडिया, भारत में आयकर किस अधिनियम के तहत लगाया गया है? तो ये 1961 के तहत लगाया गया है, 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत लगाया गया है, ठीक है। टैक्स इलास्टिसिटी रेफर टू, जब टैक्स इलास्टिसिटी की बात करते हैं, इलास्टिसिटी की बात करते हैं, तो चेंज इन टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू पॉलिसी चेंज, नीतिगत परिवर्तनों के कारण कर राजस्व में परिवर्तन। Change in tax revenue purely due to change in national income, keep tax rate unchanged, कर दरों को अपरिवर्तित रखते हुए राष्ट्रीय आय में परिवर्तन के कारण राजस्व में शुद्ध परिवर्तन ही क्या कहलाता है? टैक्स इलास्टिसिटी कहलाता है। टैक्स इलास्टिसिटी मतलब कर लोच कहलाता है, ठीक है, कर लोच कहलाता है। चेंज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, नहीं। चेंज इन टैक्स इवेजन, तो इवेजन प्रैक्टिसेस, ऐसा भी नहीं है, इसका सही विकल्प बी हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है? इसमें कुछ ऐसा मतलब कंफ्यूजन तो होगा नहीं आपको? हु वॉज द फाउंडर ऑफ विदेका किंगडम, विदेह साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देखिए अब स्टार्ट हो गया है बिहार स्पेशल, ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। तो ये कौन है? निमि विदेह, कौन है? निमि विदेह हैं, जो विदेह साम्राज्य के क्या है? संस्थापक थे, ठीक है, निमि विदेह, इसको याद रखेंगे। फिर बात करते हैं सिमुलतला, सिमुलतला की बात अगर करें, विच इज ऑफन कॉल्ड मिनी सिमला ऑफ बिहार, इज हैमलेट लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट?
तो मिनी शिमला जिसको कहा जाता है वो कहाँ है? जमुई में, जमुई बिहार में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ बिहार हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट? तो किसमें है सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट? तो देखिए अगर बात करें तो बहुत ढेर सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कि हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जैसे अगर बात करें तिरहुत में 6 हैं, तिरहुत में देखिए, तिरहुत में कुल 6 हैं। आ, फिर अगर सारण की बात कर लें, किसकी? सारण की बात कर लें, सारण में कितने हैं? 6 हैं। आप नहीं, सारण में 6 नहीं है, 3 है। सारण में 3 है। पटना में कितने हैं? पटना में 6 हैं। ठीक है। फिर दरभंगा में कितने हैं? दरभंगा में भी 3 हैं। दरभंगा में भी 3 हैं। और अगर पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में 4 हैं। पूर्णिया में 4 हैं। पूर्णिया ही इसकी क्या है? वो हेडक्वार्टर, एक तरीके से मंडल है। ठीक है। और फिर यहाँ पे दरभंगा में कौन सा है? दरभंगा ही है। सारण में छपरा है, सारण में छपरा है। तिरहुत में मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर। और पटना में पटना ही है। तो ये ढेर सारे ऐसे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोर देन वन। विच वर्क टॉक अबाउट बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी इन्वेजन ऑफ बंगाल? तो किसके मतलब कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो बख्तियार खिलजी के बंगाल आक्रमण की बात करता है? तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी। अब ये बताइए किताबुल हिंद किसने लिखा है? अलबर्नी ने लिखा है। रहला किसने लिखा है? जीवक वॉज द फिजिशियन इन द कोर्ट ऑफ, जब जीवक की बात करें, जीवक किसके दरबार में राजवैद्य थे? किसके दरबार में थे? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको तो मैं छोड़ भी दूं तो भी आप कर लेंगे, बिंबिसार के थे। ठीक है, बिंबिसार के। विच रिवोल्ट इज ऑल्सो नोन एज उलगन रिवोल्ट? तो उलुगुलान विद्रोह जो था, उलुगुलान विद्रोह था, वो किससे रिलेटेड था? संथाल से, मुंडा से? मुंडा से ही था। चेरो और इनसे नहीं था, नोनिया से नहीं था। संथाल और मुंडा में ही आप कंफ्यूज होंगे, जिसमें से मुंडा है। ठीक, किस विद्रोह, उलुगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा विद्रोह है? वो मुंडा विद्रोह है। ठीक है, बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा, छोटा नागपुर झारखंड से संबंधित रहा है ये। ठीक है। द फेमस डांस फ्रॉम जाट जाटिन, जाट जाटिन का ये जो फेमस डांस है, ये कौन से रीजन से बिहार के संबंधित है? तो ये मिथिला के रीजन से संबंधित है, जाट जाटिन। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? ये मिथिला का लोकल डांस है। वेयर इज द बार्बर केव लोकेटेड? तो बार्बर केव लोकेटेड कहाँ पे है? जहानाबाद, जहानाबाद। ठीक है, जहानाबाद। बार्बर गुफा कहाँ स्थित है? जहानाबाद में स्थित है। ठीक है। ये ओट जो इसका ओल्डेस्ट सर्वाइव क्या था, सर्वाइविंग रॉक कट केव के बारे में इसको जानते हैं हम। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, द गंगा रिवर इंटर बिहार फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये कहाँ से करती है? बक्सर से करती है, बक्सर से करती है। अच्छा, पटना, पटना में सबसे ज़्यादा दूरी तक बहती है, कितना? 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर। फिर वहाँ पे सोन मिल जाती है, थोड़ा सा ऊपर ही सोन मिल जाती है। ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, नाउ नोन एज बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, इज लोकेटेड एट, कहाँ पे लोकेट करता है बिहार राज्य विद्युत वितरण का मुख्यालय, जिसे अब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL के नाम से जाना जाता है? कहाँ स्थित है ये है पटना में। कहाँ है? पटना में। हु इज पॉपुलरली नोन एज आयरन लेडी ऑफ बिहार? तो किसको कहते हैं बिहार की आयरन लेडी? वैसे आयरन लेडी तो इंदिरा गांधी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे किस, बिहार में किसको कहते हैं? तो ये सरस्वती देवी को कहते हैं, सरस्वती देवी को कहते हैं क्या? बिहार की आयरन लेडी। ठीक है, बिहार की आयरन लेडी। और ऐसे नॉर्मल किसको कहते हैं? इंदिरा गांधी को। अच्छा, क्यों कहते हैं? गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसमें क्या, मूवमेंट में इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई थी। विच फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बिहार हैज बीन अरेस्टेड फॉर अपफ्रूटिंग अपरूटिंग रेलवे ट्रैक इन भोजपुर? तो किसकी वजह से हुआ था? जंगई लाल। ठीक है, जंगई लाल, जंगई लाल को अरेस्ट किया गया था। केसरिया स्तूप, केसरिया स्तूप जो कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, विच इज द टालेस्ट एंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूप इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो आपको बताना है जो केसरिया स्तूप, पहला तो फैक्ट ये हो जाता है कि केसरिया स्तूप जो है वो भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। ये चंपारण, ईस्ट चंपारण में है इसका लोकेशन। ठीक है।
व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन बिहार एज पर द सेंसर ऑफ 2011? देखिए कुछ दिन में सेंसर बदलने वाला है, तो जल्दी जल्दी पढ़ के इसको खत्म कर दीजिए। 935 है, 935 है। व्हाट इज द अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज इन बिहार एज पर द सेंसस 2011? तो अर्बन, अगर शहरी जनसंख्या प्रतिशत की बात करें बिहार में, तो ये कितनी है? ये है लगभग 11.3, 11.3। ठीक है। एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर 2023 विच फिल्म वाज अवार्ड द बेस्ट फीचर फिल्म? तो बेस्ट फीचर फिल्म 71वें फिल्म पुरस्कार में किसको मिला है? तो किसको मिला है जल्दी बताइए। 12th फेल को मिला है, 12th फेल को मिला है, 12वीं फेल को। ठीक है। 71st नेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये मैंने बताया भी है, एक बार बात हो चुकी है इस पे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है। देखिए बड़े वाले क्वेश्चन से आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ा जाती हैं पढ़ने के चक्कर में। द 31st डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 2025 was presented in Chennai to recognize contribution to environmental sustainability. Which organization from Mysuru received the award from conserving traditional paddy variety and millets? तो पर्यावरण स्थिरता में योगदान के लिए 31वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार, पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार चेन्नई में प्रदान किया गया। पारंपरिक धान की किस्मों और मोटे अनाज के संरक्षण के लिए मैसूर से किस संगठन को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किसको प्राप्त हुआ है? ग्रीन फार्म फाउंडेशन, सहज समृद्ध, सहज समृद्ध को ही ये मिला है। ठीक है। अ रिसेंट स्टडी आइडेंटिफाई, क्या? विच हरप्पन साइट इन गुजरात, विच हरप्पन साइट इन गुजरात एज द अर्लीस्ट नोन कारवन सराय, कारवन सराय। तो बात करें अगर कारवां सराय की, तो ये अध्ययन गुजरात के किस हड़प्पा स्थल से अब तक का सबसे पुराना ज्ञात कारवां सराय दुर्गीकृत व्यापारिक पड़ाव के रूप में पहचाना गया है? तो किसको पहचाना गया है? ये धौलावीरा। धौलावीरा तो बाद पहले का था, वो है कोटदा भदली। कोटदा भदली को पहचाना गया है। किसको पहचाना गया है? कोटदा भदली को। वो क्या है? दुर्गीकृत व्यापारिक पड़ाव के रूप में इसको जाना जाता है। किसको? कोटदा भदली को। ठीक है। ये हड़प्पन साइट है, एक तरीके से देखा जाए तो हड़प्पन साइट में 2300 टू 19 BCE तक की बात इसमें की जा रही है, ठीक, जिससे रिलेटेड ये है। ठीक है। जिसको कारवन सराय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कच्छ गुजरात में इसकी लोकेशन है। वैसे अगर बात की जाए तो ये सारे हैं, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा। लेकिन अगर गुजरात की बात करें तो लोथल और धौलावीरा हैं। तो यहाँ पे जो अभी मिला है साक्ष्यों के हिसाब से, उसको कोटदा बदली कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। CP Radhakrishnan was sworn in as the 15th Vice President of India on 50th September 2025. What was his prison previous position? तो राधा कृष्णन ने जो 12 सितंबर को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति की शपथ ली, उनकी पिछली पदवी क्या थी? तो उनको पहले उनका क्या था? वो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र थे, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र थे। Different but no less, the unscripted story behind the making of Tanvi the Great is recently released book written by which personality? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये अनुपम खेर के द्वारा। ठीक है, अनुपम खेर के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर बात करें मरियम फातिमा, हु रिसेंटली became the first woman fight master from Bihar, hails from which district of the state? तो कहाँ से है? मुजफ्फरपुर, पटना, गया और भागलपुर। कहाँ से हैं ये हैं मुजफ्फरपुर से। कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से। ड्यूरिंग द 79th इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त 2025 सेलिब्रेशन, पीएम नरेंद्र मोदी डिलीवर्ड हिज 12th रेड फोर्ट एड्रेस, सरपासिंग विच फार्मर प्राइम मिनिस्टर रिकॉर्ड 11th इंडिपेंडेंस डे स्पीच? तो किसके बारे में था ये था इंदिरा गांधी के बारे में। ठीक है, इंदिरा गांधी के बारे में। Who became the first Indian to receive the prestigious Fred Darrington Sand Master Award in 2025? तो किसको मिला है? देखिए एक ही है जिनको बार बार दिया जाता है ये। इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं है। सुदर्शन पटनायक जी के बारे में, उड़ीसा से संबंधित है। कॉल सॉब,
अगर कॉलसॉप की बात करें, हु स्टेप डाउन एज चेयर इन 2025 आफ्टर 5 decades इज द फाउंडर ऑफ विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन? कॉलसॉप, उन्होंने 5 दशकों के बाद 2025 में अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ा, किस वैश्विक संगठन के संस्थापक हैं? किससे संबंधित हैं ये है इकोनॉमिक फोरम से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। ठीक है। हु हैज रिसेंटली बिकेम द जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर? ठीक है, तो ये कौन है? सनाई ताइकाइची। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे हम लोगों ने पहले भी कर लिया है, सनाई ताइकाइची। विच कंट्री हैज रिसेंटली रीनेम्ड इट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एज द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर? तो रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग के नाम पर कर दिया गया है। कौन सा देश है ये? कौन सा देश है ये? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। According to the UN Sustainable Development Solution Network Sustainable Development Report, what is the India's rank in SDG index? तो SDG index में भारत की रैंक क्या है? 99। Mount Etna, Europe's most active volcano that recently erupted in located in which country? तो कहाँ से कौन सी कंट्री में है ये? इटली में। इटली में। एलेना एनालेना बैरबॉक, जिन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, वह किस देश के विदेश मंत्री हैं? किस देश के विदेश मंत्री हैं? जर्मनी। अर्नेना बैरबॉक। किस भारतीय संगठन को 2025 के रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया, जिसे यह सम्मान पाने वाला भारत का प्रथम संगठन बन गया है? तो कौन सा है? एजुकेट गर्ल्स। इसको हम लोगों ने देखा था, एजुकेट गर्ल, फाउंडेशन ऑफ एजुकेट गर्ल्स। What is the per capita income of Bihar at current price for the year 2023 and 24? कौन सा है? 66,828। What is the total notified forest area in Bihar as per the ISFR 2023? 23 की बात हो रही है, वहां पे अगर चेंज कर दे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, पता चले आप कंफ्यूजन में कुछ और कर रहे हैं। तो 67 64 मतलब कि 6,764.14 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अंडर विच स्कीम डिड द बिहार गवर्नमेंट प्रमोट अंडर नीरा एक्सटेंशन इन 2025? मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ सात निश्चय? तो कौन सा ऐसा है जो सात निश्चय का पार्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ सात निश्चय? निम्नलिखित में से कौन सा सात निश्चय का पार्ट नहीं है? डबल एम्प्लॉयमेंट, डबल इनकम, ईस्ट हेल्दी सेफ लाइफ, फिर इजी हेल्थ केयर इजी लाइफ, फिर हर घर नल का जल, हर घर नल का जल, और प्रॉस्पेरियस इंडस्ट्री। तो ये हर घर नल का जल इससे रिलेटेड है। ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है। बिहार का पहला क्राफ्ट गांव के रूप में किसे विकास किया जा रहा है? तो वो है जितवारपुर। जितवारपुर। ठीक है, तो यही तक था आज का हमारा सेशन। आप अपने कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। आगे फिर हम अगला प्रैक्टिस सेट ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।